विद्यार्थी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किरण की हिंदी में। तो अभी तक हमने हिंदी साहित्य के 2 वीडियो देखे थे, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का अर्थ, हिंदी साहित्य का पद्धतियाँ और हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को देख लिया था। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे बढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसका समय इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 माना है, जिसको ईस्वी सन में अगर पूछा जाए तो 993 से ईस्वी सन से लेकर 1318 ईस्वी सन माना गया है। भक्ति काल को, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है और इसका समय है संवत 1375 ईस्वी सन से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, जिसका ईस्वी सन में अगर पूछा जाए तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी सन समय माना गया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है और इसका समय संवत 1700 ईस्वी सन से लेकर 1900 विक्रम संवत माना है। ईस्वी सन में 1643 ईस्वी सन से 1843 ईस्वी सन इसका समय है। आधुनिक काल गद्यकाल को कहा है और इसका समय संवत 1900 लेकर 1984 विक्रम संवत माना है, जिसको ईस्वी सन में अगर पूछा जाए 1843 से लेकर 1917 इसका समय है। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है और इसका समय इन्होंने माना है 1000 से लेकर 1400 ईस्वी सन तक, और भक्ति काल का समय माना है 1400 ईस्वी सन से लेकर 1700 ईस्वी सन तक। रीतिकाल का समय माना है 1700 ईस्वी सन से लेकर 1900 ईस्वी सन तक, और आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है 1900 से अब तक। इन 4 काल विभाजन में विभक्त किया है। नगेंद्र का काल विभाजन क्या है? तो आदिकाल का काल विभाजन इन्होंने माना है 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल का समय नगेंद्र जी ने माना है 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल का समय 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल का समय माना है 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक, और पुनर्जागरण काल, जिनको भारतेंदु काल कहा जाता है, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक। जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी सन इसका समय है। छायावाद काल, जिसका समय है 1918 से लेकर 1938 ईस्वी सन तक, और छायावादोत्तर काल, जिसको 2 कालों में विभाजित किया है। का है प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय है 1938 से लेकर 1953 ईस्वी सन, और खा है नवलेखन काल का समय है 1953 से लेकर अब तक। हिंदी का प्रथम कवि देखेंगे। हिंदी का प्रथम कवि और प्रस्तोता। पुष्य या पुंड कवि को शिवसी सेंगर ने प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है।
तो फिर से देखेंगे कि शिवसी सेंगर जी ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि, बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। आदिकाल के अन्य नाम देखेंगे तो नामकरणकर्ता कौन है और क्या नाम दिया है ये देखेंगे। वीरगाथा काल और आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल या चारण काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल या प्रारंभिक काल आदिकाल को नाम दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने चारण काल नाम दिया है। तो फिर से हम देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद ने आरंभिक काल या प्रारंभिक काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। अपभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने दिया है नाम और धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी अपभ्रंश काल नाम दिया है। हरिश्चंद्र वर्मा जी ने संक्रमण काल आदिकाल को नाम दिया है और रामखेलावन पांडे जी ने भी संक्रमण काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने भी आधार काल नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार नाम दिया है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल नाम दिया है। शंभुनाथ सिंह जी ने प्राचीन काल नाम दिया है। राम प्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल नाम दिया है। विजेंद्र स्नातक जी ने वीर प्रशस्ति युग आदिकाल को नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने बाल्यावस्था या जयकाल आदिकाल को नाम दिया है। तो फिर से एक रिवीजन करेंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। हरिश्चंद्र वर्मा और रामखेलावन पांडे ने भी संक्रमण काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ को ने अंधकार नाम दिया है, अंधकार काल नाम दिया है। वासुदेव सिंह जी ने उद्भव काल नाम दिया है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल नाम दिया है। राम प्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल नाम दिया है। विजेंद्र स्नातक जी ने वीर प्रशस्ति युग नाम दिया है। रामशंकर शुक्ल ने बाल्यावस्था काल या जयकाल नाम दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो ये कथन पूछे जाते हैं कि पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो हम अब देखेंगे आदिकाल को। तो आदिकाल का समय है संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल में भाषा के आधार पर दो प्रकार के रचनाएं
मिलती हैं। कुल 12 रचनाएं हैं जिसको 2 प्रकार की भाषाओं में विभक्त किया है। तो अपभ्रंश भाषा में रचित कौन से रचनाएं हैं? तो विजयपाल रासो की रचना है नलहसी, और हमीर रासो है सारंगधर की रचना है। कीर्तिलता की रचना है, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। और कीर्तिपता का विद्यापति की रचना है जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। ये 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं और देश भाषा में 8 रचनाएं हैं जिसे बोलचाल की भाषा भी कहा है। पहली रचना है खुमान रासो जो दलपति विजय जी ने लिखी है। बिसलदेव रासो नरपति नाला ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखी है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ ने लिखी है। और जय महक जल चंद्रिका मधुकर की कवि रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की रचना है। विद्यापति पदावली विद्यापति की रचना है। उक्त 12 रचनाओं में से बिसलदेव रासो विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ को छोड़कर सभी वीर गाथात्मक रचना हैं। बिसलदेव रासो विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ को छोड़कर सभी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का हुआ है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन पूछा जाता है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का होता है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में या तो अध्याय कहा जाता है जिसमें विभक्त किया है। प्रथम प्रकरण है सामान्य परिचय दिया है। दूसरे प्रकरण में अपभ्रंश काव्य का परिचय दिया है और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य दिया है। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं दी हैं। इन प्रकरणों में से भी एक आध प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश काव्य कौन से प्रकरण में है? तो प्रकरण 2 में है। प्रकरण 3 में क्या है? तो देश भाषा काव्य है। इस तरह कोई भी प्रकरण का प्रश्न पूछा जाता है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अपभ्रंश रचनाएं को देखेंगे तो सबसे पहले अपभ्रंश रचना में डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश भाषा का स्वर्णकाल कहा है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। जो इंदु को देखेंगे रचनाएं इनकी, पहली रचना है परमात्मा प्रकाश और दूसरी रचना है योगसार। अपभ्रंश भाषा में जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है, जबकि हिंदी में सरहपा से। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा छंद का आरंभ किससे माना है? जोइंदु से, और हिंदी में सरहपा से आरंभ माना है। स्वयंभू को देखेंगे। स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी सन। स्वयंभू के 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला ग्रंथ है पौमचर्यु, दूसरा है रिठणेमीचर्यु। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। पौमचर्यु में राम का चरित्र वर्णन है और तीसरा है स्वयंभू छंद। तो सबसे पहले देखेंगे पौमचर्यु। इसमें 5 कांड
और 12,000 श्लोक छंद हैं। पहुमचरियों में राम का चरित्र वर्णित है और अपभ्रंश का आदिकाल इसको कहा जाता है। इसमें अपभ्रंश की कड़वक शैली, जिसमें 7 चौपाई के बाद दोहा आता है, इसकी प्रथम रचना है और इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा है? स्वयंभू को। किसने कहा है? भयाणी ने कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को कहा जाता है, कालिदास भी और वाल्मीकि भी। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसे कि हम अपने पहले देख चुके थे कि स्वयंभू ने रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। आगे देखते हैं पुष्पदंत को। पुष्पदंत का समय है 10वीं सदी। ये मान्यखेत के राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। ये मूलतः शैव थे, बाद में आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले शैव थे और बाद में किसके जैन कौन से कवि हो गए थे? तो ये पुष्पदंत कवि हैं, जो ये मूलतः शैव थे और बाद में आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन हो गए थे। आगे देखते हैं डॉक्टर भयाणी और शिवसी सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो शिवसी सेंगर को। पुष्पदंत को शिवसी सेंगर ने कहा है। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक कहा है। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक कहा है। रचनाएं हैं 3। पहली रचना है महापुराण, दूसरी जिसमें 63 महापुरुष गुणांकार दिए हैं। इसमें राम कथा के साथ कृष्ण कथा भी है। 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है और नय कुमार चरी तीसरा है जसर चरियो, जिसको यशधर चरियो भी कहा गया है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। शिवसी सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। डॉक्टर टगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है। ये सारे ही कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसको पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास किसको कहा है? तो पुष्पदंत को। शिवसी सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। आगे देखते हैं जिनदत्त सूरी को। उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी सन में रचना लिखी थी इन्होंने। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान को देखेंगे। अब्दुल रहमान को देख रहे हैं। निवासी हैं मुल्तान के और पिता इनके मीर हुसैन हैं। संदेश रासक इनके रचना है, जो 12वीं का उत्तरार्ध या 13वीं की पूर्वार्ध इसका समय है। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है और यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक खंडकाव्य में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। संदेश रासक को दूत काव्य कहा गया है। अब्दुल रहमान भाषा काव्य के प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे मुनीराम सिंह, जिसका समय है 1000 ईस्वी सन। पाहुड़ दोहा इनकी चर्चित ग्रंथ है। इन्हें अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है।
हेमचंद्र जी को देखेंगे। 1088 ईस्वी सन इनका समय है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्राकृत का पाणिनि कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं। सिद्ध हेम शब्दानुशासन ये इनकी रचना है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों भाषाओं के उदाहरण दिए गए हैं। कुमारपाल चरित इनकी एक और रचना है। एक प्राकृत काव्य कहा जाता है। योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला, कोश ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे। सोम प्रभु सूरी को कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। 1184 ईस्वी सन इनका समय है, इस रचना का समय है। गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कहा जाता है इसको। आगे देख रहे हैं मेरुतुंग जी को, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। 1184 ईस्वी सन, भाषा संस्कृत है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र आदि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र चित्रण है। अन्य तथ्य देखेंगे। प्राकृत पैगलम, प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी से के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। प्राकृत पैगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमें रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना है। हमें रासों के रचनाकार शुक्ल ने सारंगधर को तथा राहुल सांकृत्य ने जज्जल को माना है। तो आज हमने इस वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और अभ्रंश रचनाएं देख ली हैं। तो अभी तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय और धन्यवाद। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे।